हेलो व्यूअर्स। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की इस वीडियो श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करने के लिए हमें जो पेरेंट जहाँ से हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है उस पेरेंट जीनोम के भी स्पेसिफिक जीन्स को काटना होता है, और जो हम वेक्टर तैयार कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर, जिसके बारे में हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में बात करी थी, उसमें भी हमको निक उत्पन्न करनी होती है, कट उत्पन्न करने होते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। तो यह स्पेसिफिक पॉइंट पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध को काटने का काम करते हैं, हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स, जिनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, जिनके बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इनका काम है फॉस्फोडाइएस्टर बंध को काटना या हाइड्रोलाइज करना। इसलिए इन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहते हैं। ये एंजाइम्स वास्तव में स्पेसिफिक रीजन्स को पहचानते हैं ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के दोनों स्ट्रैंड्स पर कट उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें जो डीएनए के दो खंड प्राप्त होते हैं उसमें कुछ स्टिकी एंड्स भी हो सकते हैं एंड एट टाइम्स ब्लंट एंड्स भी प्राप्त होते हैं। ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, हम इस वीडियो में आगे ज्ञात करेंगे। तो क्योंकि ये फ्रॉम विद इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी किसी सिरे पर से नहीं, बीच में से काट रहे हैं, इसलिए एंडो। फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियस। और रिस्ट्रिक्टेड साइट्स पर, स्पेसिफिक साइट्स पर ही यह फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़ रहे हैं, अतः ये हो गए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज प्राप्त कहाँ से होते हैं? What is the natural source of restriction endonuclease? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम प्राप्त करते हैं विभिन्न बैक्टीरियल कोशिकाओं में, और जैसा कि सर्वविदित है, नेचर में हर चीज का कोई कार्य होता है, अर्थात बिना कारण के किसी भी चीज की उपस्थिति नहीं होती। तो बैक्टीरियल डीएनए में, बैक्टीरियल सेल में इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या कार्य है? क्योंकि यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो डीएनए को काट रहा है, तो बैक्टीरियल कोशिका में कोई भी फॉरेन डीएनए पार्टिकल अगर एंटर होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल प्रोकार्योटिक है, यूनिसेलुलर है, सो इसको प्रोटेक्ट करना और भी मुश्किल काम है। तो कोई भी फॉरेन डीएनए, चाहे वो ट्रांसडक्शन के द्वारा वायरल पार्टिकल का डीएनए एंटर करे या ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कोई और अवांछित डीएनए यदि बैक्टीरियल सेल में प्रवेश कर जाता है, तो वहां उपस्थित स्पेसिफिक उस बैक्टीरियल स्ट्रेन के लिए जो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, वो फॉरेन डीएनए को पहचानते हैं और काट देते हैं पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे से। तो इस प्रकार से वह उसे नष्ट कर देते हैं और बैक्टीरियल कोशिका को सुरक्षित रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये एंजाइम्स डीएनए मॉलिक्यूल को बीच में से फॉस्फोडाइएस्टर बंध तोड़कर काट देते हैं, तो उन परिस्थितियों में बैक्टीरिया का जीनोम कैसे सुरक्षित रह पाता है?
क्योंकि बैक्टीरिया में मेन न्यूक्लियोइड तो होता ही है, दैट इज योर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, लेकिन उसके अतिरिक्त कई बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड्स भी होते हैं। तो हाउ आर दे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एंजाइम? ये बैक्टीरियल जीनोम के जो भी पार्ट हैं या डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ये वास्तव में मिथाइलेशन के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करते हैं, दैट इज दे गेट मॉडिफाइड, एंड मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस वे मॉडिफाइड डीएनए को क्लीव नहीं कर पाते हैं। अर्थात जहां पर भी जिस भी डीएनए में जो रिकॉग्निशन साइट है वहां पे यदि मिथाइल ग्रुप उपस्थित है तो वहां का फॉस्फोडाइएस्टर बंध उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा नहीं काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरियल कोशिका स्वयं को तो सुरक्षित रख लेती है और कोई भी फॉरेन डीएनए जो आता है उसको काट के अलग कर देती है, उसको काट के नष्ट कर देती है। So these specific enzymes, that is restriction endonucleases, they are present in the nature in order to protect the bacterial cells in which they are present. तो नेचर में ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये विभिन्न टाइप्स के हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी क्या संरचना है। यह डीएनए के किन पॉइंट्स पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध को हाइड्रोलाइज करते हैं और इस प्रक्रिया में दैट इज फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन से कोफैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं दे मे बी ऑफ टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। अ टाइप 4 restriction endonuclease is also reported, पर इसकी विशेषता यह है कि यह सिर्फ उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को काटता है जो मॉडिफाइड होती हैं। अभी हमने ये कहा था कि मॉडिफाइड सीक्वेंसेस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव नहीं करते हैं, पर टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वे बेसिकली मॉडिफाइड डीएनए, चाहे वो मिथाइलेटेड हो या उसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो या ग्लाइकोसिल हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड हो, किसी भी प्रकार का मिथाइलेशन यदि है तो उन साइट्स पर क्लीव करता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 4। अदरवाइज जो बाकी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप है ये जहां पे भी मिथाइलेशन होगा उन साइट्स को क्लीव नहीं करते हैं। अब किस आधार पर ये तीनों हैं और क्या इन तीनों का ही उपयोग हम अपने जीन क्लोनिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं या किसी विशेष प्रकार का? तो यह जानने के लिए इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं। तो जो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है यह रिकॉग्निशन साइट पर से नहीं काटता, दैट इज इट डज नॉट क्लीव द डीएनए मॉलिक्यूल एट द पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट, बल्कि उससे 1000 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड काटता है। इसकी भी रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस दे आर 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग और अधिकांशतः यह भी पैलिंड्रोमिक होती हैं। पैलिंड्रोमिक अर्थात उल्टा सीधा एक समान। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, इस टर्म के बारे में भी। तो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट पर से नहीं काटते, दैट इज वी डोंट नो रिकॉग्निशन साइट यहां है और वो 1000 बेस पेयर नीचे कहीं पर भी काट देगा।
जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमको स्पेसिफिक पॉइंट पर, हमारे को जीन के दोनों तरफ तोड़ना है, हमको अपने वेक्टर में पर्टिकुलर पॉइंट पर ही निक उत्पन्न करनी है, फॉस्फोडाइस्टर बंध क्लीव करना है. सो दिस टाइप 1 इज नॉट यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब इसके साथ सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि इसने रिकॉग्निशन साइट को एक जगह पे पहचाना, एंड नाउ दिस एंजाइम विल मूव डाउनस्ट्रीम 1000 बेस पेयर से ज्यादा. तो इस ट्रांसलोकेशन ऑफ एंजाइम के लिए इट नीड्स एटीपी. तो यहां एनर्जी कंजम्पशन होता है, सेल को एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, एंड एटीपी से जो एक्टिवेटेड रिएक्शंस हैं, it will be difficult to carry such activated reactions under lab conditions. इस एंजाइम को एक कोफैक्टर भी चाहिए होता है, दैट इज एस एडिनोसिल एल मीथियोनाइन, अपने फंक्शन को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए. यह जो एंजाइम है, इसमें इट इज मल्टीफंक्शनल प्रोटीन जिसमें दोनों एक्टिविटीज पाई जाती हैं, यानी एंडोन्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोलिटिक, अर्थात रिकॉग्निशन साइट पर पहचान करके ही होती है, एंड अलोंग विद दैट मिथाइलेज एक्टिविटी भी होती है इसकी. बट बोथ दीज एक्टिविटीज दे आर एक्सक्लूसिव फॉर टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब यदि टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हम करें, तो टाइप 2 की विशेषता यह है कि यह जो निक उत्पन्न करता है, यह जो क्लीव करता है फॉस्फोडाइस्टर बंध को, यह रिकॉग्निशन साइट पर ही करता है. और इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है वो 5 to 7 बेस पेयर लॉन्ग होती है, अर्थात वी डोंट नीड एटीपी. यहां पे ये कोफैक्टर एस एडिनोसिल एल मीथियोनाइन भी नहीं चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए, पर जो हमारा एंजाइम है वो रिकॉग्निशन साइट को पहचानेगा और उसी पर से क्लीव कर देगा फॉस्फोडाइस्टर बंध को. तो इस प्रकार से हमको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त करना सहज हो जाता है बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑफ टाइप 2. इसमें मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं होती है, इट इज अ सिंगल फंक्शन ग्रुप. तो ऐसा नहीं है कि यह हमारे जो अंडर लैब कंडीशंस जो हमारा जीन है या जीनोम है, वेक्टर है, उसको मिथाइलेज कर देगा. सो फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दिस टाइप 2 restriction endonuclease is of importance. टाइप 3 restriction endonuclease की बात करें तो यह भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस से बाहर ही क्लीवेज उत्पन्न करता है. वो बात अलग है कि यह 1000 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम नहीं जाता, बल्कि 24 से 26 बेस पेयर दूर रिकॉग्निशन साइट से यह क्लीवेज उत्पन्न करता है. लेकिन इसको जो अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इसकी, वो एक नहीं 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस चाहिए जो एक दूसरे के ऑपोजिट ओरिएंटेशन में हो, सेम डीएनए मॉलिक्यूल में, लेकिन उनके जो ओरिएंटेशन है वो विपरीत दिशा में हो. इसके अतिरिक्त यह जो एंजाइम है, ये इसकी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो दोनों एक्टिविटीज हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटिक एक्टिविटी, न्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी, एज वेल एज द मिथाइलेशन एक्टिविटी, ये दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं. और इसके लिए
एटीपी की आवश्यकता होती है, पर इट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। और जो हमारा ये कोफैक्टर है एस एडिनोसिल एल मिथ्योनाइन, यह स्टिमुलेट तो करता है रिएक्शन को, पर इसकी अनुपस्थिति में भी यह प्रक्रिया या जो न्यूक्लियोलिटिक या मिथाइलेशन की प्रक्रिया है यह संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से इन चारों प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में से द टूल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ recombinant DNA technology, it is the type 2 restriction endonuclease enzymes. अब अगर टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की स्पेसिफिक बात करते हैं, तो हमारे को रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स पर से काटना होता है। और इस कैटेगरी के जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक साइट पहचानते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन साइट्स इज कि ये पैलिंड्रोमिक होती हैं। पैलिंड्रोमिक अर्थात उल्टा सीधा एक समान। जैसे हिंदी में अगर बात करें तो सरस, जहाज, चाहे हम इस दिशा से ये शब्द पढ़ें या इस दिशा से। इंग्लिश में तो मैडम आई एम एडम, इसकी स्पेलिंग अगर हम लिखेंगे तो दोनों तरफ से सेम सेंटेंस चलेगा। तो सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस जो दोनों दिशाओं में सेम रहती हैं, दे आर रेफर्ड टू एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब रिकॉग्निशन साइट या डीएनए मॉलिक्यूल जहां पे हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं, उनके संदर्भ में अगर हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स पर यदि सेम दिशा में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखी जाए, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में जब हम देखेंगे तो इट इज दिस GAATTC। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें भी यदि हम 5 प्राइम से 3 प्राइम तक देखेंगे तो इट इज द सेम, दैट इज GAATTC। सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में भी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं जहां पर यह कट उत्पन्न होता है या फॉस्फोडाइस्टर बंध टूटता है दोनों स्ट्रैंड्स में। यहाँ पे इस केस में दोनों स्ट्रैंड्स में यह G और A के मध्य फॉस्फोडाइस्टर बंध हाइड्रोलाइज हो रहा है, और इस बंध के हाइड्रोलाइज होने से हमें दो सेगमेंट्स मिल रहे हैं, दो फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं डीएनए के, और दोनों का आपका ये जो 5 प्राइम एंड है यह सिंगल स्ट्रैंडेड है। वी आर ऑब्टेनिंग अ स्टिकी एंड। स्टिकी एंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसकी टेंडेंसी होगी कि यह अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ हाइड्रोजन बंध बना ले। तो यदि हम इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अवेलेबल कराएंगे तो सहजता से उनमें हाइड्रोजन बंध बन जाएगा और तत्पश्चात लाइगेज द्वारा जोड़ा जा सकता है। और इसीलिए जो हमने बेसिक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला वीडियो किया था उसमें हमने बात की थी कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग होता है in order to prepare the cloning vector as well as to obtain the gene of interest। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा का मतलब है कि ये जो एंड उत्पन्न हो रहे हैं हमारे जीन फ्रैगमेंट के वो समान होंगे और उनके मध्य हाइड्रोजन बंध सहजता से बन जाएगा।
ये जो ओवरहैंग है ये दोनों प्रकार का हो सकता है. इट मे बी द 5 प्राइम प्रोट्रूडिंग एंड, जैसा इस वाले एग्जाम्पल में भी है और इस एग्जाम्पल में भी है, या इट मे बी द 3 प्राइम ओवरहैंग. यहाँ पे ये जो 3 प्राइम वाला सिरा है फ्रैगमेंट का, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ पेयरिंग करने के लिए स्वतंत्र है. या कुछ इस प्रकार के भी आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं जिसमें ये जो कट उत्पन्न हो रहा है ये स्टैगर्ड कट ना होकर के एक दूसरे के ऑपोजिट है. यहां पर भी है वो ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, लेकिन जो पॉइंट है जहां पर ये निक उत्पन्न हो रही है या कट उत्पन्न हो रहा है वो एक दूसरे के सामने होने के कारण हमें ब्लंट एंड्स प्राप्त हो रहे हैं. यहाँ पे कोई सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग नहीं है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड रीजन ही है फ्रैगमेंट के एंड पॉइंट्स पर. एंड दिस टाइप ऑफ फ्रैगमेंट्स या दिस टाइप ऑफ एंड्स, इनको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स. तो जब ब्लंट एंड वाले दो सेगमेंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उस केस में यह डीएनए लाइगेज का ही कार्य हो जाता है उन दोनों को आपस में जोड़ना. अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप की रिकॉग्निशन साइट्स की. एक और चीज देखने योग्य है इस स्लाइड पर, और वो है इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के नाम. यहाँ पे यह रिस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक साइट है जिसको हमारा इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है, और यह पर्टिकुलर इको R1 G और A के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बंध को तोड़ देता है. सिमिलरली ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल है, दैट इज HIND हाइंड थर्ड. ये भी स्टैगर्ड कट उत्पन्न कर रहा है दोनों एडेनिन पॉइंट्स के मध्य, और यह इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो यह पहचानता है. सिमिलरली PST first, this is the recognition sequence for this particular restriction endonuclease, और this is the point जहां पे फॉस्फोडाइस्टर बंध क्लीव हो रहा है. यह जो ब्लंट एंड उत्पन्न करने वाला हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, यह इको R5 द्वारा उत्पन्न हो रहा है. तो इस प्रकार से यह ध्यान रखने योग्य बात है कि हर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वह निश्चित होती है, और उसमें किस पॉइंट पर यह फॉस्फोडाइस्टर बंध टूटेगा यह पॉइंट भी निश्चित होता है, निर्धारित होता है. तो यह याद रखना होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस रिकॉग्निशन साइट को पहचानेगा और कहां निक उत्पन्न करेगा. तो यह नाम आए कहां से? हाउ आर दीज वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस नेम्ड? इनका नामकरण कैसे होता है? कौन से प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इनका नामकरण होता है? तो इनका नामकरण होता है उस बैक्टीरिया के नाम के आधार पर जिससे ये प्राप्त किए जाते हैं. हमें पता है कि किसी भी बैक्टीरिया का जब नाम होता है तो उसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार उसमें एक जीनस जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है, और यदि बैक्टीरिया के विभिन्न स्ट्रेन्स हैं तो वो भी उसके नाम में शामिल होते हैं. तो बस बैक्टीरिया के इस जीनस, स्पीसीज और स्ट्रेन के नाम के आधार पर ही उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से प्राप्त
जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका नामकरण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कर रहे थे इको R1। इको, तो ई इज फॉर द जीनस एस्चेरिशिया और कोलाई से लिया गया है जो कि इसकी स्पेसिफिक स्पीसीज है एस्चेरिशिया की। आर क्योंकि इसका जो स्ट्रेन है जिससे हमको ये इको R1 प्राप्त हो रहा है वो है आपका RY13 स्ट्रेन। और सर्वप्रथम यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एस्चेरिशिया कोलाई RY13 स्ट्रेन से प्राप्त किया गया था, इसलिए फर्स्ट। दैट मीन्स किस ऑर्डर में उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उस स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन से, उसके आधार पर ये फर्स्ट आ जाता है। इससे पहले हमने देखा था इको R5 अर्थात इसी बैक्टीरिया से, लेकिन इस फर्स्ट एंजाइम के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी प्राप्त हुए और उसके बाद हमको जो एंजाइम प्राप्त हुआ उसको नाम दे दिया इको R5, जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने एक एग्जाम्पल देखा था। तो इस प्रकार से यह डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। इको R1 obtained from E. coli RY13, this is the particular recognition site और उसकी क्लीवेज साइट। और यह क्लीवेज जो साइट है ये स्टैगर्ड है, एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, अतः जो हमको कट एंड प्राप्त होगा वो स्टिकी एंड प्राप्त होगा। सिमिलरली जो हाइंड थर्ड है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे RD स्ट्रेन डी से प्राप्त होता है। दिस इज इट्स रिकॉग्निशन साइट और इसके द्वारा भी स्टिकी एंड्स ही उत्पन्न होते हैं। बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस स्ट्रेन H से जो सर्वप्रथम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त हुआ उसको हमने कहा BAM-H1 और यह उसकी रिकॉग्निशन साइट है। यह भी स्टैगर्ड कट उत्पन्न कर रहा है, इसलिए स्टिकी साइट है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस जी है उससे सेल फर्स्ट जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसकी यह रिकॉग्निशन साइट है और स्टैगर्ड कट होने के कारण स्टिकी एंड उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार से जो ब्रेविबैक्टीरियम एल्बिडम है उससे जो सर्वप्रथम प्राप्त हुआ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसमें क्लीवेज साइट एक दूसरे के सम्मुख है। रिकॉग्निशन साइट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस दे आर पैलिंड्रोमिक, दे आर स्पेसिफिक, पर यहाँ एक दूसरे के सामने कट उत्पन्न हो रहा है तो ब्लंट एंड्स प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से हीमोफिलस इजिप्टियस का जो थर्ड नंबर पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त हुआ इस बैक्टीरिया से वो भी ब्लंट एंड उत्पन्न कर रहा है। और सिरेशिया मार्सिसेंस इससे जो SMA फर्स्ट प्राप्त हुआ वो भी इस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर एक दूसरे के सम्मुख न्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फोडाइस्टर बंध है उनको क्लीव कर रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लंट एंड्स। सो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उनका क्या स्रोत है, वो क्या रिकॉग्निशन साइट है और उसमें क्लीवेज साइट क्या है और उसके फलस्वरूप जो हमारे को कट एंड्स प्राप्त हो रहे हैं वो स्टिकी एंड्स हैं या ब्लंट एंड्स हैं, इसके कुछ उदाहरणों पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात कर रहे हैं विशिष्ट प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जिनको हम कहते हैं आइसोशाइजोमर्स। आइसोशाइजोमर्स बेसिकली वे वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
जो सेम रिकॉग्निशन साइट को पहचानते हैं और सेम पॉइंट पर से क्लीव करते हैं। अर्थात अगर हमारे पास इनके द्वारा पहचाने जाने वाली, जैसे ये वाली रिस्ट्रिक्शन साइट दे रखी है CGTAC-G, तो ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस SPH फर्स्ट और BUB फर्स्ट, यह दोनों में से जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो इन दोनों साइट्स को पहचान सकता है और सेम C और G के बीच में ही निक उत्पन्न करता है। सो बोथ दीज एंजाइम्स दे आर आइसोशाइजोमर्स ऑफ ईच अदर। इसी प्रकार से यदि दो एंजाइम्स, दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम साइट पहचाने पर उसमें जो साइट ऑफ क्लीवेज है वो विभिन्न हो, SMA फर्स्ट और XMA फर्स्ट दोनों GGCC साइट को पहचान रहे हैं, लेकिन SMA फर्स्ट सेंटर से G और C पर से क्लीव कर रहा है, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लंट एंड्स। जबकि यदि यह साइट XMA फर्स्ट द्वारा क्लीव की जाए तो हमको स्टैगर्ड कट उत्पन्न होगा, क्योंकि यह फर्स्ट और सेकंड जो G है इसके मध्य फॉस्फोडाइस्टर बंध तोड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं which recognize the same site but they have a different cleavage pattern, they are known as neoschizomers of each other. Similarly, अगर थोड़ी सी विभिन्न सीक्वेंसेस पहचाने, लेकिन सीक्वेंसेस अलग होने के बावजूद जो कट एंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सिमिलर, सेम है, नॉट सिमिलर, वो सेम है, तो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम कहेंगे आइसोकैडोमर्स। फॉर एग्जाम्पल SAU3A और BAMH1, इनकी रिकॉग्निशन साइट तो अलग अलग है, लेकिन जब ये क्लीवेज उत्पन्न करते हैं, जब ये क्लीव करते हैं अपने फॉस्फोडाइस्टर बंध को, उस समय जो हमें स्टिकी एंड प्राप्त हो रहा है वो GATC स्टिकी एंड ही प्राप्त हो रहा है दोनों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। सो बोथ दीज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे आर आइसोकैडोमर्स, दे result in the formation of the same sequences, the same ends of the DNA fragment. तो इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से हम स्पेसिफिक जीन भी प्राप्त करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी, जिसके दोनों एंड्स हमारे उन एंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या उनके अनुरूप होंगे जो हमें वेक्टर में उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्लीवेज उत्पन्न करने पे प्राप्त होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।